बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लाए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। आप हमें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर बराह रास्त देख रहे हैं, साथ ही साथ फेसबुक लाइव के प्लेटफॉर्म पर भी आपको ये सहूलत मुयसर है। तो PTV स्पोर्ट्स ऑफिशियल के पेज पर आप जा सकते हैं, हमेशा की तरह वहाँ पर कॉमेंट कर सकते हैं, शो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, जो आपके सवालात हैं हमारे पैनल से या फिर हमारे टॉपिक्स के बारे में या खेलों से जुड़ी कोई आपके पास खबर है आपके इलाके से, तो वो भी हम शो का हिस्सा हमेशा की तरह ज़रूर बनाएंगे। तो आप फेसबुक लाइव पर भी हमें देख सकते हैं, PTV स्पोर्ट्स ऑफिशियल के पेज पर आपने जाना है। आपको बताता हूं आज हम किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात करनी है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है, उस पर ट्रॉफी की रोनमाई कर दी गई है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। अब क्योंकि दोनों जो टेस्ट मैचेस हैं वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम आ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के फैंस जो हैं वो तैयार हैं और मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेट होने वाली है। बस थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर है, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें की हैं, हमने अंदाज़ा भी लगाया था, कल प्लेइंग 11 को भी बाकायदा तौर पर शक्ल दे दी गई। तो इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। कुछ प्लेयर्स को इससे पहले ही रिलीज़ कर दिया गया था। आमिर जमाल तो इंजरी का शिकार थे, लेकिन उसके अलावा हमने देखा कि कामरान गुलाम और अबरार अहमद को भी रिलीज़ कर दिया गया कि वो पाकिस्तान शाहीन्स का मैच खेल सकते हैं। तो जो ट्रॉफी की रोनमाई हुई, पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद, साथ बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान नजमुल हसन शंतु मौजूद थे और बड़ी ही ज़बरदस्त ट्रॉफी थी। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, सो आई लाइक द ट्रॉफी माई सेल्फ पर्सनली। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज़ आने वाली है, तो उस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी तरफ आपको ये बताएंगे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कुछ बहरान का शिकार ज़रूर है। वहाँ पर बोर्ड के एक डायरेक्टर हैं जलाल यूनुस, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। जो दूसरे डायरेक्टर हैं, एक उन्होंने इस्तीफ़ा देने की पेशकश की है। तो कुछ वहाँ पर मसाइल ज़रूर हैं। कुछ अरसे से हम ज़रूर देखते आ रहे हैं कि बांग्लादेश टीम भी, चाहे वो परफॉर्मेंस की बात हो, सिलेक्शन पॉलिसी हो, कप्तानी का मसला हो, कुछ कंसिस्टेंसी वहाँ पर भी नहीं आई। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक बोर्ड के मामलात हैं, इनको भी हल करना बांग्लादेश के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी हमें पता है एक पॉलिटिकल टर्मोइल से ज़रूर गुजरे हैं, लेकिन जहाँ तक क्रिकेट की बात है, हमने श्रीलंका में भी ये देखा था कि जब वहाँ पर थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आई, लेकिन क्रिकेट बोर्ड जो है वहाँ पर काफ़ी मामलात सही रहे। तो मेरे ख्याल से अब आने वाले वक्त में अगर आपने सीरीज़ होस्ट करनी है, टीम को भेजना है किसी भी टूर्नामेंट में, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि बोर्ड के अंदर कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। और बांग्लादेश के लिए भी हम यही उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर कंसिस्टेंसी आएगी। बड़ी ज़बरदस्त साइड रही है। अब हम बार बार बात करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स आएंगे, तो अब एक आगे फ्यूचर के लिए तो टीम तैयार करनी है, लेकिन वहाँ पर पॉलिसीज़ कितनी कंसिस्टेंट होंगी, वहाँ पर पिचेस को लेके बहुत बड़ा सवाल वहाँ पे भी उठाया जाता है कि अपने होम कंडीशंस के लिए अच्छी बनाई जाती हैं, लेकिन जब बारी आती है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाने की तो बहुत वाज़ेह फ़र्क आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो उनके बोर्ड ने ज़रूर हल करनी है, और यही उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पर भी स्टेबिलिटी बोर्ड में वापस आएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की अगर बात करें, तो पाकिस्तान में जो 3 स्टेडियम्स हैं उनमें जो तामीराती काम है वो तेज़ी से जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब मोहसिन नकवी साहब ने भी कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा किया। उन्होंने जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े जितने भी काम हो रहे हैं उनका जायज़ा भी लिया, और मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि अब इसकी टाइमलाइंस तो फॉलो हो रही हैं, लेकिन इसको अपग्रेडेशन की तरफ जब लेकर जाएंगे तो हम कैपेसिटी की भी बार बार बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ैन फ्रेंडली कितना होगा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें हैं। तो बड़ा एक खुशाइन इकदाम है कि ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, बल्कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ वेरी कीन ऑन इट एज़ वेल। तो वो डेली बेसिस पर अपडेट लेना, दौरा करना, वहाँ पर जाकर काम को देखना, मेरे ख्याल से ये चीज़ें बड़ी मैटर करेंगी। और यही लगता है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंशाल्लाह ये तमाम इंतजाम जो हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे। उसके बाद आपको टेनिस की दुनिया से एक बड़ी खबर देंगे। बेलारूस की नामवर टेनिस स्टार आरियाना सबलेंका ने सिंसिनाटी ओपन पहली बार जीत ली है। उन्होंने अमरीकी हरीफ को स्ट्रेट सेट्स में 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला रहा और पूरे तरीके से डोमिनेट किया सबलेंका ने। शी इज़ अ वेरी गुड टेनिस प्लेयर सेल्फ एज़ वेल। और मेरे ख्याल से जब आप कॉन्फिडेंस की भी बात करते हैं, टूर्नामेंट जीतना वुड गो लॉन्ग वे देयर एज वेल। तो इन तमाम चीज़ों पर आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले पैनल का आपसे तारुफ कराएंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कॉमेंटेटर, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही एंकर भी हैं और एक्सपर्ट हैं फुटबॉल और क्रिकेट मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज रहते हैं, जनाब सईद मोहम्मद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तैयार हैं आप टेस्ट मैच के लिए? फिर हाँ, 3-3 आज प्रेशर वाली गेम है, मुझे लग रहा है। ये पहले कह दिया कि कल आप टिकट्स का सवाल बड़ा कर रहे थे, तो हमने कहा जरा आपको थोड़ा सा तो 70 सीढ़ियों वाले भी साथ और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे तज्जियाकार भी हैं,
हमेशा इनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आप तक लेकर भी आते हैं, और साथ साथ हिस्ट्री इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट अबाउट स्पोर्ट्स एज वेल. ही ऑल्सो हैज़ कमांड ओवर दैट. वेरी ऑनर टू बी जॉइंड बाय मोहित शाह साहब. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं सर आप? थैंक यू. बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन करें. साथ ही साथ हमारे लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक डच क्रिकेटर और कोच भी रहे हैं और हमारे तज्जियाकार भी हैं जनाब आसिम खान साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया सर आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं. तो सना ट्रॉफी की रोनमाई हो गई है. आई थिंक फॉर अ चेंज इट्स अ गुड ट्रॉफी टू लुक एट एज वेल. लेकिन ओवरऑल सीरीज़ के लिए अब हम तैयार हैं. प्लेइंग 11 तो हमारे अंदाजे जो थे वो थोड़े से इधर उधर हो गए हैं डेब्यूज़ को लेकर, लेकिन इट्स वेरी एक्साइटिंग कि सीरीज़ शुरू होने जा रही है. बिल्कुल एक्साइटिंग तो ज़रूर है. ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक परफॉर्मर हुरैरा हैं उनके लिए थोड़ा सा हम दुखी ज़रूर हैं. जैसे हम अबरार के लिए बड़े दुखी थे कि वो बहुत से टूर्नामेंट्स में साथ गए और जगह नहीं बना पाए टीम में. तो ये भी एक थोड़ी सी सरप्राइज इंक्लूजन ज़रूर है, क्योंकि साइम अयूब को अगर देखें इसमें नो डाउट ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट. लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स के लिए लंबे फॉर्मेट में अभी उनके उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं है. और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि शायद साइम को जो इन्होंने बीच में ऐड रखा है, मे बी बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग ऑल्सो, क्योंकि आप एक ही स्पिनर के साथ जा रहे हैं, वो भी ऑलराउंडर है जो सलमान अली आगा की शक्ल में है. तो शायद वो एक फैक्टर हो इनका दिमाग में. बट अगर आप स्पेशलिस्ट ओपनर की टेस्ट में बात करते हैं और हुरैरा की जितनी परफॉर्मेंसेज हैं, तो डेफिनेटली हम सब सोच रहे थे कि शायद उनको डेब्यू यहाँ मिलेगा. और उसके अलावा फास्ट बॉलिंग में जहाँ तक बात है तो आई थिंक वो एक मुश्किल डिसीजन था. आप वहाँ पे यू कैन नॉट गो राइट इन एनी वे. आप शाहीन को रेस्ट करा दें, नसीम को रेस्ट करा दें, वो भी इशू होगा. आप मोहम्मद अली जो हैं वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं. खुरम शहजाद की अच्छी बॉलिंग हो रही है, मीर हमजा अच्छे बॉलर. तो वहाँ पे एक टफ डिसीजन था. वहाँ पे सिर्फ ये देखने की बात है कि नसीम शाह और जो हैं शाहीन, ये दोनों इंजरी प्रोन हैं. तो अगर हम देखना चाहें कि अगर हम उनको सेफ गार्ड करते हैं तो मे बी शायद आप एक को खिलाते, क्योंकि स्पिनर भी नहीं है. तो आपको लंबे स्पेल्स करने पड़ेंगे इस हो सकता है टेस्ट मैच के अंदर, अगर तो पिच बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होती. अदरवाइज़ अगर आपकी 10 विकेटें 150 रन के अंदर गिर जाती हैं, फिर ये सारी बातें जो हैं वो उनका कोई ख़ास बात नहीं रहेगी कि कितने ओवर कराए. बट हुरैरा का डेफिनेटली आई एम सरप्राइज्ड कि वो इनका इंक्लूजन नहीं हो पाया. बिल्कुल. वैसे ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की निशानदेही सना ने किया. हम हमेशा बात करते हैं कि ये वैसी सीरीज़ होती हैं जहाँ पर आप अपने कुछ सुपरस्टार्स को थोड़ा सा रेस्ट करा सकते हैं. मेरे ख्याल से इतनी क्वालिटी आपके पास फिर भी मौजूद है कि आप बांग्लादेश को टफ टाइम दे सकें. बात वही है कि अगर आप यहाँ पर पिंडी में लॉन्गर स्पेल्स कराते हैं, और बांग्लादेश की हमने पहले भी बात की थी कि टेम्परामेंट वाइज अच्छे प्लेयर्स हैं, अगर वो टिक गए और लंबी बारी लग गई तो फिर लंबे स्पेल्स करने पड़ेंगे. तो वहाँ पर ये इंजरी वाला फैक्टर बड़ा ज़रूरी बन जाएगा. देखिए 13 महीने के बाद वापसी है नसीम शाह की. शाहीन शाह अफरीदी पे मैंने कहा ना साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा. जो मामला चलते हुए हैं ऑब्वियसली दिमाग में एक बात होती है कि मैंने परफॉर्म करना है, अपने बॉल से जवाब देना है, विकेट्स लेनी है. फिर स्ट्राइक फास्ट बॉलर का उनके ऊपर टैग भी आपको पता है लगा हुआ है यहाँ पर. लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो मुझे शिकायत थी वो आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट से ही थी. एक बंदा, ये वो सीरीज़ होती है जहाँ पर आप उन लड़कों को चांस देते हो जो कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं और डेब्यू अपने मुल्क में करवाते हो, क्योंकि इन कंडीशंस का बेहतर पता है. हुरैरा को नॉर्दर्न एरियाज़ का बेहतर पता है, क्यों इनकी तरफ से खेलता भी है, स्कोर भी करता हुआ है. पिंडी में जैसे मैंने कहा कि 150 के करीब उसने स्कोर किया हुआ है, तो एक अच्छा उसके लिए आउटिंग ये हो जाती. फिर पाकिस्तान ए के लिए आपको पता उसने स्कोर किया था. यहाँ पर साइम अयूब को क्रिटिसाइज़ नहीं करा, लेकिन पाकिस्तान ए के लिए उन्होंने कुछ ऐसा अच्छी इनिंग्स नहीं खेली थी. इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है साइम अयूब पे, लेकिन इनकन्सिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रही. अगर लास्ट क्योंकि शाहजी से ऑफेयर भी बात हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ मौजूद है शाहजी, ऑब्वियसली वहाँ की स्टोरी बताएंगे. लेकिन यही बात हो रही थी कि शान ने भी कहा कि जिस तरीके से उन्होंने लास्ट इनिंग्स खेली है, तो लास्ट इनिंग्स भी अगर उनकी आप देखें तो आई गेस 35 से 40 रन की थी. कोई ऐसा जितनी इंप्रेसिव नहीं थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सिवाय वो एक दो शॉट्स उन्होंने एक शॉट पॉइंट के ओवर से खेली थी. आपको याद हो स्टार्क को तो बड़ा एक उनके ऊपर हुआ. लेकिन जब ओपनिंग डिपार्टमेंट की आप बात करो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है. अब यहाँ पर जब वो प्रैक्टिस मैचेस पाकिस्तान ए के जो एक दो झलकियाँ खाली देखी हैं या वहाँ जाने का मौका मिला, तो अहमद भाई सबसे बड़ा शायद उनके दिमाग में जो ऑब्वियसली उनकी एक सिग्नेचर शॉट बन चुकी है, लेकिन सिग्नेचर शॉट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा अगर आप लंबी क्रिकेट खेलना चाहते हो. आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है. पाकिस्तान की खाली शॉट्स आपकी मिड विकेट एरिया या लॉन्ग ऑन एरिया के ऊपर नहीं है आपको कहीं ना कहीं ऑफ साइड को भी टारगेट करना है. आपको वी के अंदर खेलना पड़ना है और सीखना पड़ेगा लॉन्गर इनिंग्स कैसे खेलनी है. वेरस अगर बात करें बॉलिंग यूनिट की मोहम्मद अली के लिए, इसलिए मैं खुश हूँ
जो वहाँ से खबरें आ रही हैं कि ग्रासी विकेट है, वहाँ पर अभी भी लाइवली ग्रास, आपको याद हो पिछला कि वो वाला बंदा- डेब्यू याद होगा उनको। मुझे डेब्यू आपको याद हो, फटा विकेट के ऊपर था, जो हम सीमेंट के ऊपर खिलाया। सीमेंट के ऊपर वो था, और उसके 20-21 ओवर भी आपने करवा दिए थे। और आपको याद हो उससे पहले वो मुल्तान के अंदर आउट करके आया था, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है कि फास्ट बॉलर की एटलीस्ट इस विकेट के अंदर है, लेकिन बांग्लादेश की, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप तो बड़ी लंबी यहाँ पर आपको नजर आती है, लेकिन बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप आपको थोड़ा एक्सपीरियंस वाइज भी नजर आती है। टिकना थोड़ा सा मुश्किल है, पाकिस्तानी बॉलर्स तगड़े आपके पास जरूर हैं, लेकिन ये भी ना बोलें कि उनके बॉलर्स भी आपको टिकनी का नाच जरूर नचाएंगे। बिल्कुल ठीक है, स्लिप कॉर्डन में कैचेस पकड़ लें तो मेरे ख्याल से आपके पास वीडियो मौका आ रही थी है। आपके पास, लेकिन वो चले, आपको पता स्लिप कॉर्डन एरिया के जो कैचेस आप ना याद करवाएं, फिर बाहर से आवाजें आई आती एम हैं वेरी कि- हैप्पी। देखिए सलमान अली आगा स्लिप में हो तो बड़ा फर्क पड़ता है, ये तो खैर मुझे पता है, बट शाहजी आई थिंक ये तमाम प्लेइंग 11 को देखते हुए कंडीशन क्या होगी, आपका क्या एनालिसिस है इस टेस्ट मैच को लेकर? एक और बड़ा सवाल ये भी है, इंजरी की भी बात आपने ये दोनों की गुफ्तगू तो सुन ही ली है कि सरफराज को नहीं खिलाया गया, रिजवान को, जबकि हम अपना खैर ज़ाती तौर पर अंदाज़ा यही लगा रहे थे कि सरफराज को ही टेस्ट क्रिकेट में मौका दिया जाए। नहीं, पहले तो मैं बात करूं ज़रा पिच के मतलब कि पिच कैसी है। ख़ुद मैं अभी देख के आया हूँ, दोनों कैप्टन्स की मैंने प्रेस ब्रीफिंग भी अटेंड की है। पिच अगर इस तरह ही रहती है ना, कोई चेंज नहीं होती, थोड़ा बहुत ग्रास यूजुअली अर्ली इन द मॉर्निंग हटा देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ हटाएंगे, इसी तरह रहेगी। ये तो मेरा ख्याल है 3-3.5 दिन वाली मुझे टेस्ट मैच लगता है, ज़्यादा चलने वाला नहीं लगता, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी सीमर को, और सीमर अगर अच्छी जगह पे बॉलिंग कराए, लाइन लेंथ ठीक रखे, तो विकटें बड़ी आराम से गिरेंगी। और दूसरा ये है कि एक थोड़ा बहुत स्ट्रोक मेकिंग इस पे हो सकती है, ये नहीं है वो खड़े होने वाला यहाँ कोई सिलसिला नहीं है। इस पिच पे जो नज़र आ रहा है वो नहीं है कि आप खड़े होकर इधर लंबी इनिंग आप खेल सकते हैं, आप हिटिंग करेंगे, थोड़ा बहुत तेज खेलेंगे तो आप रन्स बना लेंगे। पॉजिटिव खेलना पड़ेगा, पॉजिटिव खेलना पड़ेगा। वो नहीं है कि आप टिक के खेलेंगे और आप समझेंगे कि मैं शायद 10-15-20 ओवर खेलूंगा और फिर मैं अपनी इनिंग शुरू करूंगा, वो काम नहीं चलेगा यहाँ पे। ये विकेट ऐसी बिल्कुल नहीं है। तो यही क्वेश्चन जो है कि जी एक तो पहले टीम के मतलब शान मसूद से क्वेश्चन हुआ कि जी आपने ओरेरा को नहीं खिलाया, आपने मीर हमज़ा को नहीं खिलाया, ये दो चेंजेस जो हैं हमारे लिए थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी। जर्नलिस्ट ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मोहम्मद अली जो हैं वो डेक को हिट करते हैं, ज़रा पावरफुल हैं थोड़े से, उनकी ज़रूरत है, हमने इसलिए उनको खिलाया। और सैम अयूब को हम एक और चांस देना चाहते हैं कि लास्ट इनिंग उन्होंने जो खेली ऑस्ट्रेलिया में वो थोड़ी बेहतर थी, तो हम इस तरह नहीं करते कि उनको फ़ौरन ही आप ड्रॉप कर दें, एक दो चांस उनको मिलने चाहिए, वो हम देंगे। तो वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से और मैनेजमेंट के हिसाब से ये बेस्ट कम्बिनेशन बनता था इस विकेट को देखते हुए। तो दूसरा आपने बात की सरफराज के मतलब, मैं नहीं समझता कि देखें सरफराज एज अ बैकअप विकेट कीपर तो अब चल सकते हैं, अब वो इज़ एट द ट्वाइलाइट ऑफ हिज कैरियर, वो सिस्टम नहीं है कि आप उनको लंबा आप खिलाएंगे, एक दो सीरीज़ आप और खिलाएंगे। वो भी मैं कहता हूँ कि यंगस्टर को रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे आपने अपनी तैयारी करनी है, आगे आपने ऐसी विकेट्स पे खेलना है, साउथ अफ्रीका जाके खेलना है, फिर और आपका जो टेस्ट चैम्पियनशिप है 25 तक जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप हम यंग एक नए ब्लड को तैयार करें, नए विकेट कीपर को तैयार करें तो बेहतर होगा। अगर रिजवान नहीं खेलना है तो रिजवान तो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हो गए, तो सेकंड विकेट कीपर और बैकअप विकेट कीपर अब मैं नहीं समझता कि एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन उस तरफ ध्यान गया नहीं शाहजी, अगर आप देखें हारिस को कुछ अरसे के लिए लिमिटेड ओवर्स में लाया गया, फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, हसीबुल्ला की बात होती रही, माजी में रोहिल नज़ीर भी रहे हैं, लेकिन टेस्ट के लिए अभी तक कोई नाम हमने ऐसा नहीं देखा जिसको तैयार किया जा रहा हो। देखिए तैयार करना चाहिए ना, हसीबुल्ला की बात की, बड़े अच्छे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, उनमें बड़ा पोटेंशियल है, आप उनको तैयार करें, कॉन्फिडेंस दें, रखें साथ। ये नहीं है, देखिए जब नया प्लेयर आता है और ख़ासकर यंगस्टर आता है और पाकिस्तान के माहौल से आता है, उसमें सबसे बड़ा वीकनेस उसकी जो होती है उसका कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं होता जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको चाहिए होता है। वो वाला कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए आपको टीम को थोड़ा साथ रखें, एक आध साल आप रखेंगे तो उसके बाद अगर आप उनको चांस देंगे तो शायद बेहतर परफॉर्म करें, और बड़ा ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ ये होती हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें। बिल्कुल, आसिम भाई की तरफ चलेंगे। आसिम भाई आप कैसे देख रहे हैं जब इस पहले टेस्ट मैच को हम पिच को जिस तरह मद्देनजर रख रहे हैं, शाहजी ने भी कहा कि काफ़ी ज़्यादा घास नज़र आ रहा है तो 3-3.5 दिन की पिच लग सकती है, लेकिन पाकिस्तान तो खैर अपनी स्ट्रेंथ के साथ ही जा रहा है, और अच्छा है अगर आपने 4 फास्ट बॉलर खिला लिए हैं उनमें से कुछ को ऐसा मौका भी देना है कि पिच से उनको मदद मिल सके। देखिए जी, शुक्र है कि पाकिस्तान ने भी कोई ग्रीन टॉप विकेट बनाई है, क्योंकि आप अगर माजी में देखें तो हमेशा
हमने बैटिंग विकेट्स ही तैयार की हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं इनको काफ़ी मदद मिलेगी, और ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है कि हमारे फास्ट बॉलर्स को ये मौका है कि वो अपना आप बनवा सकें। दूसरी बात, ये मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है उसमें जो हरेरा को उन्होंने बाहर बिठाया है। मुझे नहीं समझ आई कि वो यंगस्टर को चांस क्यों नहीं दिया, उनको देना चाहिए। देखिए सैम अयूब बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो प्लेयर नहीं है, मगर वो लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं, मैं सीधी बात ये करूँगा। तो बात यह है कि उन्हें चांस देना चाहिए था, आपको खिलाना चाहिए था उन्हें हरेरा को, और उन्होंने स्कोर किया है। ये नहीं कि आपने उनको सिर्फ लॉटरी बेस पे खिलाना है, उनकी परफॉर्मेंस देख के खिलाना है आपने। और मैं समझता हूँ कि टीम मैनेजमेंट ने जो फैसला किया है उसमें थोड़ा सा ये जो है वो एतराज़ बनता है कि हरेरा जो है वो खेलते। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, इस टेस्ट में नहीं तो इंशाल्लाह अगले टेस्ट में मौका उन्हें ज़रूर मिलेगा, उम्मीद तो ये है। तो बाकी पाकिस्तान की टीम इस वक्त बैलेंस नज़र आ रही है। ये अभी शाह साहब सरफराज की बात कर रहे थे, तो बिल्कुल बात सही है जी कि अगर आपने नहीं खिलाना तो फिर क्यों कैरी किया हुआ है आपने उन्हें साथ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनका भी और अपना भी। तो बेहतर ये है कि उनको उनकी जगह किसी यंगस्टर को लाएं, किसी यंगस्टर को मौका दें, क्योंकि उसे मोटिवेट करें। तो मगर मुझे जो नज़र आ रहा है ये आई मीन वो ना नाराज़ हो जाएं, कराची वाले ना नाराज़ हो जाएं, ये भी सिस्टम चलता है थोड़ा सा। तो मसला ये है कि सरफराज का जो है इस वक्त या तो आपने उन्हें खिलाना है तो सारे टेस्ट खिलाएं उन्हें, तो रिजवान को रेस्ट करवा दें, या फिर कोई यंगस्टर ले आए। यंगस्टर्स जो है वो फ्यूचर है पाकिस्तान का। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है थोड़ा सा हमें देखनी पड़ेंगी, और इस पर बड़ा स्ट्रिक्टली हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ बड़ी मेरे ख्याल से अगर आप पर्टिकुलर चीज़ों की निशानदेही देखें तो वो आसिम भाई ने ज़रूर की हैं, बट मेरे ख्याल से हम जितनी भी गुफ्तगू करते हैं घुमा फिर आके सब्जेक्ट वही आ जाता है जिसकी कप्तान सबसे ज़्यादा निशानदेही करती हैं, और वो है कम्युनिकेशन। तो जहाँ पर सरफराज का भी सवाल है, अगर तो खिलाना है नहीं खिलाना, फेयरवेल देना, जो भी आपका हो। माजी में भी हमने देखा पाकिस्तान में यही मसला रहता है कि खिलाड़ियों के साथ वही जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन नहीं होती। तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है। बाकी क्रिकेट बोर्ड्स में तो हम देखते हैं जब एक प्लेयर को वो कम्युनिकेट कर देते हैं कि हमें नहीं लग रहा कि अब आप उस सिस्टम के अंदर फिट होते हैं, हम आगे देखना चाह रहे हैं, तो वो फिर ऑटोमेटिकली ईजी हो जाता है प्लेयर के लिए भी कि कहाँ पर मैंने थैंक यू कहना है, क्या करना है। यहाँ पर उस तरह की कोई अप्रोच अभी भी नज़र नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्लैरिटी जो है कम्युनिकेशन की खाली सीनियर्स के साथ नहीं है। हम समझते हैं कि जब हम कोई भी एक्स क्रिकेटर आके ये बात करता है तो वो ये सिर्फ रिटायरमेंट की पॉलिसी के हिसाब से कहता है कि उसको बता दें कि उसकी जगह है कि नहीं। ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ये यंगस्टर्स के साथ भी है। जब मोहम्मद हारिस को वर्ल्ड कप की टीम से ड्रॉप किया है, हसीबुल्ला को लाए, फिर हसीबुल्ला को ड्रॉप किया, आज़म खान को लाए, तो कहीं पर उनके साथ भी कोई किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं है। तो इससे होता क्या है कि आप एक ट्रॉमा इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ना प्लेयर के ऊपर, फिर वो शॉर्ट टर्म के ऊपर सोचना शुरू कर देता है कि यार मुझे जब मौका मिल गया तो मैं अपने आप को कैसे बचा लूँ। तो आप एक कल्चर डेवलप कर देते हैं सर्वाइवल का, और आप एक कल्चर ऐसा डेवलप कर देते हैं जहाँ पे प्लेयर अपने बारे में सिर्फ सोचे और अपनी ज़ात के लिए क्रिकेट खेले, रादर देन कि वो टीम का सोचे और मुल्क का सोचे। इनिशियली हर कोई जो भी बल्ला बॉल उठाएगा ना, वो लड़की हो या लड़का हो, वो सोचता ये है कि मैंने जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना और मुल्क की इज़्ज़त करनी। बट थ्रू द सिस्टम्स जब हमारे साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं तो आप खुद ब खुद एक बंदे को सर्वाइवल मोड में डाल देते हैं। तो ये खाली सीनियर्स के साथ ही प्रॉब्लम नहीं है कम्युनिकेशन का, ये हमारे यंगस्टर्स के साथ भी ये इशू है। और दूसरी चीज़ ऑब्वियसली सरफराज बहुत ज़्यादा खदमात हैं पाकिस्तान टीम के लिए। जो चैम्पियंस ट्रॉफी उन्होंने जितवाई बहुत अच्छी चीज़ है, पर बड़ा ज़रूरी है कि अपनी स्ट्रेंथ्स को भी समझा जाए और देखा जाए कि ख़ुद भी प्लेयर के अपने ऊपर भी होता है। तो ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें डेफिनेटली वो अपना चांस ज़्यादा समझते भी होंगे, और टीम भी शायद इसीलिए उनको लेके चलना चाहे कि रिजवान को इंजरी भी हो सकती है। तो अगर डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, अगर तैयार रिप्लेसमेंट अगर आप देखें तो वो यही नज़र आती है कि वो सरफराज अहमद की नज़र आती है। बट मेरे नज़दीक इस तरह की जब होम सिचुएशन होती है, इसमें आप एक कीपर को भी रख के और किसी और यंगस्टर को टीम के साथ ग्रूम कर सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप लोकली किसी कीपर को बुला लें, क्योंकि सरफराज टीम के साथ रहते हुए शायद उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो जितना एक यंगस्टर को होगा। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ट्वीक ज़रूर कर सकते हैं अगर आपकी फ़र्स्ट रिप्लेसमेंट। तो कोई अप्रोच नज़र आ रही है आपको? मतलब अगर हारिस तो चले हम कह सकते हैं लिमिटेड ओवर्स के लिए बेहतरीन चॉइस है, लेकिन जब आप टेस्ट क्रिकेट के लिए आते हैं बहुत अरसे से कोई नाम नहीं आया,
बाकी टीम्स जब हम उनका मुवाजना करें, इंग्लैंड सबसे पहले जहन में आता है कि 3 विकेट कीपर्स खेल रहे हैं, इंडिया के अंदर 2 खेल रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे वो क्लैरिटी फिर भी नहीं आ रही। आपके जितने भी विकेट कीपर्स अपकमिंग है, आप सारों का रुझान जो देखें वो T20 क्रिकेट की तरफ है। आपके पास सारा जो है इस वक्त क्रिकेटर्स वो खेलना चाहते हैं लिमिटेड ओवर, तो इसलिए बड़ा मुश्किल होगा आप ढूंढेंगे जब आप इस तरह के क्रिकेटर्स को। पर एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, मुझे पिच का इतना वाला अंदाज़ा नहीं था जो शाजी ने अभी बात की है 3.5 दिन वाला कि नहीं कि आपको इस तरह की पिच है कि आपको स्ट्रोक मेकिंग, तो वहाँ पर फिर जो अब डिसीजन मुझे समझ आ रहा है, नहीं वो उसका भी साइम अयूब का भी, क्योंकि आपको फिर इस तरह की पिच पे एक साइड से अटैक करना ही करना है। सो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो डिसीजन अब मुझे उतना वो नहीं नज़र आता कि अगर हुरैरा ज़्यादा टेक्निकली साउंड है और अब्दुल्ला शफीक भी इस तरह के, तो आप एक साइड से एक ऐसा प्लेयर ज़रूर चाहेंगे इवन टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है अटैक वो ऑपोजिशन के ऊपर लेके जाए। तो आई थिंक वो मुझे इनकी बात सुनने के बाद ये लगा है कि हो सकता है कि फिर यही हो कि आपने अटैक जो है वो एक साइड से यानी स्ट्रैटेजी में वही थोड़ी सी कैलकुलेटेड एग्रेशन आई थिंक चाह रहे हैं कि वहाँ पर है वो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कल भी इसकी निशानदेही की थी, आपको भी खैर एक दफ़ा भेजा गया था अटैक करने के लिए, आपको तो याद ही होगा क्या हुआ था उसके बाद। लेकिन सोच अच्छी है, अगर इतनी बारीकी में जाके इतनी बारीकी में जाके सोच रहे हैं, पैसे तो नहीं देने उस दिन जो मैच था हम सब ने देखा। अगर इतनी बारीकी में खैर जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो कल भी सना ने कहा था जेसन गिलेस्पी की थोड़ी सी सोच नज़र आ रही है पिच को देखते हुए। लेकिन आई थिंक ठीक है, फिर अगर आप ऐसी पॉजिटिव खेलना चाह रहे हैं कि आपने अटैक करना है और उनको शाजी ने तो 3.5 दिन कह दिया है, तो समेटें फिर टेस्ट मैच इसका मतलब। तो हमारे पता है आपको यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं कि लेदर ख़राब करने इसको भेज दो ताकि मार मार के लेदर ख़राब कर देगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप अटैकिंग मोड की बात करें तो ऑब्वियसली फिर आपको एग्रेशन तो चाहिए। टेस्ट क्रिकेट आपको पता है बिल्कुल डायलेमा चेंज हो चुका है, खास करके ओपनर्स का। अब वो चक्कर रहा कोई नहीं कि मैं कहूँ कि यार तुमने आधा दिन टी टाइम गुजारना है या आपने लंच टाइम तक खेलना है, तो यही होता है कि यार जितना जल्दी स्कोर करके दे सकते हो। लिटरली यहाँ आज तक भी कहा जाता है 4-डे क्रिकेट के अंदर लेदर जाके ख़राब कर दो ताकि दूसरी टीम को मुश्किलात आए उसको करते हुए। 40% बारिश है अभी, क्योंकि अपडेट आ रही थी मैं देख रहा हूँ, जिसमें आपका जो हब्स का फैक्टर है वो भी ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा होगा, तो स्टिकी काइंड ऑफ कंडीशन जहाँ पर हो उधर बैट्समैन को ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का होता है। साइम अयूब पे जितना ज़्यादा भरोसा पाकिस्तान टीम ने किया है, जैसे शाजी भी कह रहे हैं, शान मसूद भी उनके बारे में बात करें, तो दिल बड़ा करके आपको अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बैकअप फिर कैप्टन का होता है, यहाँ तक कि जो कोचिंग स्टाफ है वो क्या उनके साथ प्लान, एक एग्जीक्यूशन प्लान लेके चलते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अहमद भाई इस टेस्ट मैच का फिर मैंने कहा ना, ठीक है आप साइम अयूब वगैरह को चांस देख रहे हैं, लेकिन ये सीरीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट थी, जैसे आप हसीबुल्ला की बात करें, हसीब आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान शाहीन्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे, बैक टू बैक उस लड़के ने स्कोर आपके लिए किया। अगर आपके माइंडसेट के अंदर वो लड़का है कि कल को हमने टेस्ट क्रिकेट के लिए उसको उतारना है, तो आई गेस वो बेहतर था, वापस आ चुका था पाकिस्तान शाहीन्स में, उसको खिलाते उस प्रैक्टिस मैच के अंदर ताकि वो यूज टू होता। जो हम कल बात कर रहे थे ना कि इब्रार की अगर बात कर लूँ कि खुदा न खास्ता आपका ये प्लान नहीं कामयाब होता, 3-3.5 दिन, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि मामला पाकिस्तान बैटिंग का ठीक रहता है नहीं रहता, लेकिन अगर वो प्लान नहीं कामयाब होता, एटलीस्ट इतनी मैच प्रैक्टिस होती है बंदे को कि इस कंडीशन के अंदर आके वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके। आप ज्यादती करते हो उस लड़के के साथ कि वो जस्टिफाई नहीं कर सकता, वो कंडीशंस में खेला हुआ नहीं होता, अचानक आप उसको उस। लेकिन मेरा सवाल देखिए, प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट आउटकम है वैस, खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे कि रिजवान को अगर कोई इंजरी हो जाती है और आपने विकेट कीपिंग करानी है, तो अब तो इमामुल हक भी नहीं है जो विकेट कीपिंग कर लें, तो फिर देखें ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को कंसिडर करें। मतलब फिर आप वही बात है कि ग्लव्स देकर अवैस कह रहा है कि मैं कीपिंग कर लेता हूँ, वो वाली सिचुएशन है, या मैं कह रहा हूँ मुझे दे तो इसने मेरा कुछ देना लेकिन यार देखें, और दूसरी बात जो आप मेंशन कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर ये भी होता है, अगर साइम इन 2 मैचेस में अगर कहा जा रहा है कि जी एक और मौका देना चाह रहे हैं, अगर खुदा ना ख्वास्ता वो नहीं परफॉर्म करते, तो फिर ये ना हो कि ऑटोमेटिकली वाइट बॉल फॉर्मेट से भी हाथ धो बैठे हों। यार ये तो मसला है। आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा जो आप बात सरफराज की कर रहे थे ना, सरफराज अहमद का डेब्यू मैंने अपनी आंखों के सामने दुबई स्पोर्ट सिटी के अंदर ही देखा है। गैस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शायद डेब्यू था, मुझे याद है, और जिस वक्त उनका डेब्यू हुआ था तो वन ऑफ द सीनियर कैंपेनर्स हैं, तो उस वक्त हम लोग खुद जब नेट बॉलर से तो हम कहते थे कि यार अभी शायद इतने ज़्यादा ग्रूम नहीं है कि पाकिस्तान टीम के लिए डेब्यू करना चाह रहे हैं। उस वक्त सरफराज अहमद की अगर मैं बैटिंग ऑर्डर की बात करूं, बैटिंग के स्टांस की देखूं, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस थी। अब अगर मैं सरफराज अहमद का, उनकी कैप्टनसी से कभी ज़िंदगी में मेरे इख्तलाफात नहीं रहे, हमेशा उनकी बैटिंग से रहा है, इनकन्सिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। आपको याद हो सिवाय एक जो वर्ल्ड कप हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते थे श्रीलंका के खिलाफ, जो सेमीफाइनल्स की इनिंग्स थी, उसके अलावा आपको अगर कोई भी इनिंग्स आप देख लें, कोई एज सच इनिंग्स नज़र नहीं आई थी जो लीड फ्रॉम द फ्रंट आप करते हुए आए। बैटिंग की वजह से उनको ड्रॉप किया गया था, कैप्टनसी की वजह से नहीं किया गया था। ठीक है, बीच में जो मामला PSL के अंदर भी हुए,
तो आपको पता है बहुत सी कंप्लेंट्स उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी होती थी कि डांटते थे प्लेयर्स को, सारे मामला हैं। बैटिंग की वजह से ड्रॉप हुआ था, लेकिन बैकअप प्लान आपने हमेशा बनाना होता है, अपने लड़के को आप साथ रख के बनाते हो। आपके पास उसका सेकंड कमांड में विकेट कीपर सरफराज के बाद तो कोई है ही नहीं ना। अब्दुल्ला शफीक की मैंने बात की, वो भी आपके पास पार्ट टाइम विकेट कीपर है। जो अगर इसकी बात करूं, जिस वक्त पाकिस्तान शाहीन्स के अंदर लड़के लगे हुए, हसीबुल्ला की बात करें, आपने उसको अपने साथ रखना था अगर आपके प्लान्स के अंदर है कि आप फ्यूचर के लिए उसको यूज करना लेकिन चाहते इतने हो। बड़े पूल ऑफ प्लेयर्स में हसीबुल्ला के अलावा हमारे पास नाम ही नहीं है। मतलब आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारी अप्रोच वहाँ पर क्या है। बट शाहजी, मेरा तो खैर सवाल, अब ये जो कप्तानी की तरफ आ ही गए हैं, अब ऐसे ये शरारत करते हैं हर दफ़ा। मतलब 11 कंसेक्यूटिव सीरीज जीतने वाले कप्तान को हमने कहा जी थैंक यू वेरी मच, तो वो तो एक अलमिया है ही कि वो क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से हमने मुड़ के उस तरफ देखा भी नहीं, और वो बड़ी दर्दनाक कहानी है और इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट में रही है। लेकिन बात यही है कि आप कम से कम क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है। अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमने आगे के लिए एक विकेट कीपर तैयार करना है, तो पीसीबी को भी ये बात पता होगी, उस टीम मैनेजमेंट को भी पता होगी। जेसन गिलेस्पी का पहला असाइनमेंट है। जब मैंने उनसे ज़ाती तौर पर सवाल किया डोमेस्टिक क्रिकेट का, तो उन्होंने कहा जी देखिए मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं कुछ टाइम लगाऊंगा, पूरा स्ट्रक्चर देखूंगा, मैचेस देखूंगा, सिस्टम को स्टडी करूंगा, फिर मैं बेहतर कॉमेंट कर सकता हूँ कि उसमें क्या तब्दीलियाँ लेकर आनी। अच्छा, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जेसन गिलेस्पी जब से आए हैं, थोड़ा सा उन्होंने प्रायोरिटीज चेंज की हैं। अब मेरी किसी ऑफिशियल से भी बात हो रही थी, टीम ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ, तो वो भी ये कह रहे थे कि अब हमें वो विकेट नहीं चाहिए जिस पे हम स्पिनर से एक्सपेक्ट करें कि वो 10 विकेटें लेगा या एक मैच में, या स्पिनर ट्रेडिशनल पिच होती वो थी जो हमारी पुरानी सईद अजमल के ज़माने में, यासर शाह के ज़माने में जो हम पिचेस बनाते थे उनके लिए बनाते थे, वो वाला काम। क्योंकि हमने आगे जाके साउथ अफ्रीका भी खेलना है और हमने आगे जाके अवे सीरीज में हमें ऐसी पिचेस नहीं मिलती हैं, तो व्हाई नॉट टू ट्राई इट राइट फ्रॉम एट होम, व्हाई नॉट टू ट्राई इट एट होम, कि अभी यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कोई देखेंगे ऐसी पिचेस पे खेलेंगे, फास्ट बॉलर को ऊपर खेलेंगे या फास्ट बॉलर जहाँ थोड़ा बहुत हेल्प मिल रही हो उसमें खेलेंगे, तो शायद बाहर भी जाके आप अच्छा खेलें। तो वो प्रायोरिटी मेरा ख्याल है पाकिस्तान की चेंज हो गई है। अब पाकिस्तान फ्रॉम हेयर ऑन, पाकिस्तान जो भी आप पिचेस बनाएंगे, और दूसरा आपने क्यूरेटर, हेड क्यूरेटर कहाँ से लिया आपने? ऑस्ट्रेलिया से लिया। वो आगे यहाँ स्पिन पिचेस तो नहीं बनाएगा ना, वो तो वही पिचेस बनाएगा जो वहाँ उसको जो आदत है बनाने की, और उसी तरह की पिचेस यहाँ लेके आएगा, उसी तरह की कोशिश करेगा कि यहाँ बने। ये जो पिंडी वाली पिच है, मुझे भी यही लगता है कि उसका और जेसन गिलेस्पी का दोनों का एक कलेक्टिव डिसीजन है कि ऐसी पिचेस बनानी चाहिए, और ये पिच पाकिस्तान के लिए आगे सूदमंद साबित होगी। आपने बात की बैकअप की, विकेट कीपर की, या और इस तरह की चीज़ों की, वो अगर इस तरीके से वो आप फ्यूचर को देखते हैं पिचेस के मामले में, तो प्लेयर्स के मामले में भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि प्लेयर्स का आप जो अल्टरनेट है वो आपको तैयार करना पड़ेगा, बैकअप आपको तैयार करना पड़ेगा। शेन्स ज़रूर खेल रही है, लेकिन शेन्स में हमें वो, अब हारिस अगर यहाँ पे विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि हारिस जाके आगे टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, तो इसलिए ऐसे विकेट कीपर को, अच्छी बात की है इन्होंने कि ऐसे विकेट कीपर को आप रखें जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई हो, डोमेस्टिक क्रिकेट में उसने कुछ शो किया हो, और 4 डे का लॉन्गर वर्जन का वो प्लेयर हो। जिस तरह हसीबुल्ला की बात की, बहुत अच्छी बात की, उनको आप साथ लेके चलें, उनको चांस दें। आपके अंडर 19 का वो प्लेयर है, अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है बलोचिस्तान से, उसको ज़रूर आप साथ रखें और उसको ग्रूम करें, एज ए टेस्ट क्रिकेटर ग्रूम करें, और वो आपको तभी आप ग्रूम कर सकते हैं जब आप टीम के साथ रखेंगे। उसमें कॉन्फिडेंस, उसमें एक कमी मुझे लगती है, मैंने बड़ी उनकी इनिंग देखी है, वो कॉन्फिडेंस की, वो इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हैं, बड़े बड़े बॉलर देखते हैं, नाम बड़ा देखते हैं, तो वो अपना सही पोटेंशियल से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो चीज़ें अगर ये ज़्यादा कंपनी में रहेंगे बड़े प्लेयर्स की, तो वो चीज़ें निकल जाती हैं, फिर आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप का जो बेस्ट होता है वो फील्ड में आप जाके देते हैं। इस तरह की बात होनी चाहिए, और वो भी एंगल ज़रूर देखना चाहिए। एक एंगल पे मेरा ख्याल काम नहीं पूरा चलेगा। विकेट साहब ने फैसला किया, चलें आगे इंग्लैंड आना है, उस पर भी मोर और लेस मुझे यही लगता है कि ऐसी विकेट्स ही होंगी। ये नहीं है कि हम स्पिनर, और बात भी सही है कि आउटस्टैंडिंग स्पिनर वो हमारे पास सब कोई भी नहीं है। ऐसा स्पिनर नहीं है कि हम उसको लगा के अपनी टीम में डाल के 2 अच्छे स्पिनर, वो जो इकबाल कासिम और तसीफ खेलते थे, या वो अब्दुल कादर और इकबाल कासिम होते थे, उस तरह की हम करके हम मैचेस नहीं जीत सकते। अब हमें फास्ट बॉलर्स पे मैचेस जीतने हैं, और उनके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, उस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी कि फिर सारा आपको एक पूरा अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, जिसमें बैकअप प्लेयर्स आते हैं, बैकअप विकेट कीपर आता है, ऐसा प्लेयर आता है कि जिसको आप टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये भी बताऊं
मैंने शान मसूद से क्वेश्चन किया, पहला क्वेश्चन मेरा ही था ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने उनसे यही पूछा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक कप्तान को कंट्रीब्यूट करना, बिल्कुल एग्जाम्पल सेट करना। मैंने कहा हम आपकी तरफ देखते हैं तो आपने तो अभी तक कोई एग्जाम्पल सेट नहीं की, तो आप समझते हैं कि वो एग्जाम्पल सेट करने आप जा रहे हैं। रिलेटिवली ईजी अपोजिशन है, रिलेटिवली ईजी अपोजिशन तो है ज़रूर बांग्लादेश, उसके अगेंस्ट आप एज ए कैप्टन भी आप समझते हैं कि आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, एज ए बैटर भी आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि हाँ जो कैप्टन होता है उसको ज़रूर एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है, लेकिन हम अपनी जो गलतियां हैं, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने ऑस्ट्रेलिया में बहुत हमने गलतियां की, वो हम ओवरकम करना चाहते हैं और इस टेस्ट में हम वो रिपीट नहीं करना चाहते। अगर हमने न रिपीट की तो हम फिर बहुत स्ट्रांग उस फुटिंग पे हैं और हम अच्छा इससे सीरीज हम स्वीप कर सकते हैं। एंड टू हिज क्रेडिट एज वेल, पहली सीरीज ही शान मसूद को ऑस्ट्रेलिया की मिली, तो अगर आप उससे भी एक मवाजना करें तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी है कि एज ए कैप्टन भी उनको इतना टाइम आप दे दें। ये हम बार बार कैटेगोरिकली ये बात करते हैं कि कप्तान के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे मुल्क के डायनामिक्स में परफॉर्मेंस डिमांड की जाती है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और माजी में भी हमने देखा है कि ये तमाम चीज़ें चलती रही हैं। बट आसिम भाई, ये जो पिचेस की बात मोई शाह साहब ने बताई कि अब ये अगर फैसला कर लिया गया है कि अब ऐसी पिचेस होंगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए, जहां पर पाकिस्तान जिन कंडीशंस में स्ट्रगल करता है, तो फिर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी देखना होगा कि फिर ग्रास रूट लेवल या फर्स्ट क्लास लेवल पर भी ऐसी ही पिचेस हों कि वहां से भी ऐसी प्रोडक्ट ऊपर आकर एक अननेसेसरी कंडीशंस में ना वो खेलें, वो थोड़ी सी फेमिलियरिटी आना जरूरी है। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जिस तरह इन्होंने बात की कप्तान की, भी सिर्फ कप्तान नहीं है, बहुत अरसा हो गया कि पाकिस्तान ने अपने किसी भी बैटर से टेस्ट क्रिकेट में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी जहां पर हम के 150 रन हो गए, डबल सेंचुरी हो गई, जो बड़े रन करने होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे पास है उसी को देख के आपने विकेट बनानी है ना। देखिए आपके पास है इस वक्त फास्ट बॉलर की भरमार, आपने फास्ट बॉलर्स के इस्तेमाल की विकेट्स बनानी है, और स्पिनर्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो स्पिनर्स की विकेट तो बन नहीं सकती। जैसे सईद अजमल थे, शुक्लैन थे, अब्दुल कादिर थे, इकबाल कासिम थे, अगर वो होते तो शायद हम स्पिनर्स की विकेट बनाते, हमारे पास एज होता, मगर हमारे पास तो एज है नहीं है। देखिए हम एक बैट्समैन जो आई मीन पार्ट टाइम स्पिनर भी हैं, उनके साथ हम जा रहे हैं टेस्ट मैच में। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कम हुआ है कि हमारे पास कोई रिकग्नाइज स्पिनर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए मैं ये कहता हूँ कि हम अभी बात कर रहे थे जी कि ये हो जाता या वो हो जाता, हम तो शुरू से एक चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमने नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनाई है। हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाया अभी तक, मुझे ये बताएं। चले मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब अभी आए हैं, ठीक है, वो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, मगर जो पहले थे उन्होंने क्या किया है। हमारे 6-6 साल से डायरेक्टर क्रिकेट बोर्ड, डायरेक्टर एकेडमी बैठे हुए हैं जी, कोचेस बैठे हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसको तैयार किया। मुझे इस चीज़ का मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि किधर है वो हमारे जो पहले थे, उन्होंने यहाँ पे कितने प्लेयर इंट्रोड्यूस करवाए, कितने स्पिनर्स आए, हमने स्पिनर्स रखे, हमने इतने पैसे कोचेस को दिए, हमने बैट्समैन कोच रखे, बैटिंग कोच रखे, हमने कितने पैसे उनको दिए, क्या हमने तैयार किया। देखिए हमने जो तैयार किया, हमने नेचुरल तैयार किया, वो थे फास्ट बॉलर्स। उनको नेचुरल, बाबर एक नेचुरल बैट्समैन है, पाकिस्तान का नेचुरल टैलेंट है। देखिए हमने, मुझे ये बता दें कि हमने नेशनल क्रिकेट एकेडमी से क्या लिया है, कुछ भी नहीं। हमारे पास आज वो दिन है कि हमारे पास स्पिनर नहीं है, रेकग्नाइज स्पिनर नहीं है हमारे पास। तो देखिए अगर रेकग्नाइज स्पिनर नहीं है तो हमने फास्ट बॉलिंग के लिहाज से विकेट बनानी है ना। तो जेसन गिलेस्पी ने कोई बुरा नहीं किया अगर उन्होंने बनाई है, मगर मुझे उम्मीद नहीं है कल ये ग्रास उड़ जाएगी मैच से पहले। ये मुझे लगता है ये ग्रास जो घास लगाई है ये उड़ा देंगे। मगर देखिए आगे के होता क्या है। कप्तानी की आप बात करते हैं, कप्तानी के लिए आपको पहले प्लान करना पड़ता है। आप जिसको दिल करते हैं उसको कप्तान बना देते हैं, हर 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद कप्तान चेंज हो जाते हैं। ये ऐसे होता नहीं है क्रिकेट में। देखिए टेस्ट क्रिकेट है, ये वनडे है या 2020 है, आपको एक स्टेबिलिटी टीम में चाहिए। आपको एक कप्तान को तैयार करना पड़ता है, उसको तैयार करें आप। और वो कैसे होता है, आप इंडिविजुअल उसको लें, उसको आई मीन सब्जेक्टेड हो वो। तो ऐसे नहीं होता कि जिसका दिल किया उसको हर 3 महीने 4 महीने के बाद जी। और सबसे बड़ी बात है, जो कप्तान होता है वो प्लेयर्स के लिए एक मिसाल होती है। जब कप्तान स्कोर नहीं करेगा तो हमें उस कप्तान से क्या लेना देना है। तो शाह साहब ने आज बहुत अच्छा सवाल किया है।
मैं अप्रिशिएट करता हूँ शाह साहब को कि उन्होंने ये सवाल शान मसूद से किया कि आपने तो कुछ भी नहीं किया। आपने क्या, किसी भी पाकिस्तान के बैटर ने अभी तक कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, जो कि बहुत ज़्यादा ड्यू है पाकिस्तान के बैट्समैनों के ऊपर। अच्छी बड़ी बारी अभी तक नज़र वाकई नहीं आई। बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक अहम नुक्ता ज़रूर है कि बैटर्स को परफॉर्म करना होगा, हमेशा बॉलर्स के ऊपर ही ओनस नहीं हो सकता। लेकिन डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा कि एक्शन शुरू होने जा रहा है, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगी और बहुत सारा एक्शन आगे ज़रूर है और बहुत सारा तज्जिया भी चलता रहेगा परफॉर्मेंसेस को लेकर। बट बांग्लादेश क्रिकेट की मैं थोड़ी सी बात आपसे ज़रूर करूँगा। बड़ी ज़बरदस्त वुमेंस टीम है, यूथ साइड पे भी बड़ी अच्छी टीम नज़र आती है, बोर्ड के कुछ मसाइल अब वहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, तो ये इनकन्सिस्टेंसी ने डैमेज तो काफ़ी किया वहाँ पर। अब का जो मेरे ख्याल से हुआ है उनका पॉलिटिकल एक टर्मोइल उनकी मुल्क में, उससे काफ़ी डैमेज होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी रही है उनकी लीडरशिप में। 15 साल एक प्राइम मिनिस्टर का रहना और उसके बाद फिर बाकी भी लीडरशिप में उस तरह से स्टेबिलिटी आती है, तो अब एक ग्रोथ के उस पर चल पड़ी थी बांग्लादेश की टीम। ख़ासतौर पे अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो बहुत अच्छा उन्होंने उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंसेस रही हैं। और सबसे बड़ा नुकसान उनको जो इस वक्त हालिया अरसे में होगा वो T20 वर्ल्ड कप। 99% 95% लग रहा है कि वो वेमेन T20 वर्ल्ड कप बाकी मुल्क वहाँ पर ट्रैवल अब नहीं करेंगे, तो बड़ा नुकसान होता है इस चीज़ का आपके आने वाले क्रिकेटर्स के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ ऑफ द गेम के लिए। बट फिर भी उन्होंने जो पिछले 10 सालों में काम किया है, उनकी क्लब क्रिकेट काफ़ी बेहतर हो चुकी है, उनकी डोमेस्टिक के अंदर पैसा आ चुका है, वो बाहर से डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत एक आम सी बात है उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में बाहर से प्लेयर्स को लाना। खाली मैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात नहीं करी, मैं नॉर्मल क्लब क्रिकेट के मैचेस की भी बात करी। मोहम्मडन क्लब हो गया, बाकी जो क्लब वहाँ पर भी वो बाहर से प्लेयर्स को ला के लड़के लड़कियों दोनों में खिलाते रहे और उससे एक्सपोजर उनका काफ़ी बढ़ता रहा है, तो उससे डेफिनेटली उनकी टीम को फ़ायदा ज़रूर हुआ है। और उधर भी ये चीज़ है कि सीनियर्स के साथ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहा है, कप्तानी में इशू रहा है मेंस टीम में बहुत ज़्यादा, वेमेन में इतना नहीं रहा, पर मेंस टीम में बहुत, एक वक्त में 5-5 कप्तान भी टीम के अंदर खेले और वो उसने डैमेज ज़रूर किया है। पर पिछले कुछ अरसे में उसको भी थोड़ा सा बेहतर किया गया। अब दोनों सीनियर प्लेयर्स आए हैं, मुशफिकुर रहीम भी वापस आए हैं इंजरी के बाद और शाकिबुल हसन भी इस सीरीज़ के लिए वापस आए हैं, तो अब देखना होगा कि कैसे जेल करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही होगा उनके लिए भी, ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरह बांग्लादेश क्रिकेट के लिए उनकी भी एक नेशनल मोराल बहुत डाउन है, उनके लिए भी वो सीरीज़ उतनी इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल, डेफिनेटली मेरे ख्याल से वहाँ पर भी हम स्टेबिलिटी की उम्मीद कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त साइड है। अगर थोड़ा सा ये चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। शाहजी, जाने से पहले आपसे मैं स्टेडियम्स वाला सवाल ज़रूर करूँगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा किया चेयरमैन PCB ने, तो काम ज़ोरों शोर से जारी है और बाकायदा जायज़ा भी लिया जा रहा है। देखिए, मेरा ख्याल है काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डेडलाइन जो है वो दिसंबर की है और उससे पहले तैयार करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं है। अगर आपको दिन रात भी काम करना पड़े, और दिन रात चल रहा है काम, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इवेंट होस्ट करना है और ये काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान 96 के बाद कोई इवेंट होस्ट कर रहा है। ऐसा ना हो कि इसमें कोई आके या इसकी डिले में कुछ इस तरह का चक्कर हो जाए। हम तो नहीं एक्सपेक्ट करते और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये नवंबर में या दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कंप्लीट हो जाएगा कि आप किसी को विजिट करा के ये सारा जो अपग्रेडेशन आपकी, खासकर वो पवेलियन का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो पवेलियन वाला, वो कज़ाफ़ी स्टेडियम का, वो बिल्कुल सही नहीं था, उसके वाशरूम सही नहीं थे, उसका जो लॉबी थी वो भी बड़ी अजीब सी थी, और मेरा ख्याल है वो पुराने ज़माने में 96 में तो ये चल सकता था, खस्ता हालत में चीज़ें। हाँ जी, 96 में तो ये चलता था और वो उसके लिए बनाया था, लेकिन अब 2024 आ गया और अब आप जाके होस्ट करने जा रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसके लिए आपको अपग्रेडेशन करनी है, स्पेक्टेटर फ्रेंडली बनाना है, प्लेयर्स फ्रेंडली बनाना है, जो भी वहाँ आता है ऑफिशियल फ्रेंडली बनाना है, ताकि उस पर उसका एक इम्पैक्ट आए। आपकी कज़ाफ़ी स्टेडियम का आपका हेडक्वार्टर है, कोई वो मतलब आम सा मैदान नहीं है, आम सा स्टेडियम नहीं है। इसको बहुत अच्छा रेनोवेशन चाहिए और बड़ी अच्छी बात है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि उन्होंने एक ऐसी फर्म को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया कि जिसका अच्छी रिप्यूट है, और उन्होंने मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक अभी उम्मीद यही है कि जो अपनी डेडलाइन मीट करेगा और पाकिस्तान को एक अच्छा स्टेडियम मिलेगा जिसमें फ्यूचर के भी मैचेस हो जाएं। और साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि हमारे इस्लामाबाद के लिए भी एक स्टेडियम नया बने, नई जगह बने, ऐसी एक्सेस हो कि जो ये वाली पिंडी वाली एक्सेस ना हो कि हमें बाज़ारों से होके जाना पड़े,
हमें वो क्या कहते हैं डायरेक्ट आपको ईरान एवेन्यू से डायरेक्ट स्टेडियम में लेकर जाएं। तो वो जिस तरह फॉरेन में होते हैं, देखिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सना खेली हुई है, मैंने विजिट किया हुआ है कवर करने के लिए, थोड़ा सा हट के होते हैं। आपकी जो रश की जगह होती है वहाँ से स्टेडियम्स थोड़ा सा हट के होते हैं। क्या आप स्टेडियम की तरफ आप जब निकलते हो तो आपको कहीं कोई रुकावट, कोई हर्डल नहीं होती। वो आप पार्किंग होती है लादा, वहाँ से आप वॉक करते हो, सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत आप अपने अपने इंक्लोजर में आप जाते हो। मीडिया बॉक्स है तो मीडिया बॉक्स के लिए लादा सारा सिस्टम बना होता है, रास्ते इरादा होता है, कोई रश नहीं होती। तो वो चीज़ें जो है ना वो ओवरकम करनी पड़ेंगी पाकिस्तान को। ये नहीं है कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, पाकिस्तान ने आगे T20 वर्ल्ड कप के लिए भी बिड करनी है, पाकिस्तान ने आगे वर्ल्ड कप अगर जॉइंटली होस्ट करता है विद UAE या किसी और कंट्री के साथ वो भी बिड करनी है। तो ये चीज़ें, ये रिक्वायरमेंट्स हैं आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट की, और रिक्वायरमेंट्स को पूरा होना चाहिए, इन टाइम हो जाए चाहिए, ताकि आपकी बिड जो है ना वो स्ट्रांग बिड हो किसी इवेंट के लिए आप आगे करने जाएं 30th के बाद। बिल्कुल, ये बड़ी ज़रूरी बात है। जल्दी से वैसे बता दीजिए, टिकट्स का आपने कल इशारा किया था, तो लोग फिर आपके पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये सना और ये मैं एड्रेस बता दूं, मैं दोनों का वेल लेफ्ट कर रहे हैं आप यानी। चलें। लेकिन टिकट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है एक चीज़, क्योंकि रिक्वेस्ट है, टिकट्स हमारे पास नहीं है, शाहजी के पास होती हैं टिकट्स लेकिन खुदारा टिकट्स ले, मैच देखें, इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है पाकिस्तान में। जैसे कहा ना, प्लेयर की हमेशा जो उसकी भूख होती है क्राउड होता है, क्राउड होता है तो प्लेयर चार्ज अप होता है। बिल्कुल ज़रूरी है वहाँ जाके टेस्ट मैच देखें, बारी ज़रूर है। नहीं, इनके पास तो हॉस्पिटैलिटी बॉक्स है, ये भी इसलिए तो आपको बता नहीं रहे। तो टिकट्स तो बाकी लोगों का काम है, वैसे तो हॉस्पिटैलिटी बॉक्स जो जिसको एडवर्टाइज किया गया है, आपको खैर पता ही है वो किस रेट पर एडवर्टाइज हुआ है। तो अवैस के पास हॉस्पिटैलिटी बॉक्स है, तो ज़रूर जाइए, अवैस से रब्ता कीजिए और मैच को ज़रूर इन्जॉय कीजिए। बट बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ होने वाली है और हम तमाम लोग जो हैं वो एक्शन के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं वो क्रिकेट स्टेडियम का रुख ज़रूर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट्स के साथ आपके साथ ये तज्जिया भी करते रहेंगे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। बहुत शुक्रिया शाहजी, अवैस, सना और आसिम खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।